वेस्टर्न वर्ल्ड जहां एक तरफ ये टेररिज्म से लड़ने और जड़ से मिटाने का डंका बजाते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा भी वेस्टर्न कंट्री है जो टेररिस्ट को छिपने की जगह दे रहा है। हम बात कर रहे हैं कनाडा की। इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज इतनी ज्यादा वीक हैं कि कोई भी इनको बेवकूफ बना के अपने छिपने का जुगाड़ आसानी से ढूंढ सकता है। कनाडा आगे चल के एक नया पाकिस्तान भी बन सकता है। भारत ने कई बार कनाडा की सरकार से डिक्लेयर्ड खालिस्तानी टेररिस्ट को डिपोर्ट करने की बात की, पर कनाडियन गवर्नमेंट ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज आज पाकिस्तान से भी ज्यादा कमजोर हैं। कुछ ही दिनों पहले भारत में G20 समिट हुआ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी इस समिट में शामिल थे और रिपोर्ट्स के अनुसार समिट के दौरान ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर का जो असैसिनेशन इशू है वो प्रधानमंत्री मोदी के आगे उठाया। इसी मुद्दे को उन्होंने 19 सितंबर 2023 को अपनी पार्लियामेंट में भी उठाया। भारत ने ट्रूडो के एलिगेशंस को तुरंत की तुरंत रिजेक्ट कर दिया और इसे हास्यास्पद बताया। इसके बाद कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट और हेड ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस इन कनाडा पवन कुमार राय को भारत वापस भेज दिया। इसके जवाब में इंडिया ने ओलिवर सिल्वेस्टर, जो कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशन से इंडिया में देख रहे थे, इनको 5 दिनों के अंदर अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। भारत ने फर्दर एक्शन लेते हुए कनाडा से इंडिया के लिए वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्यों कनाडा बार बार ना सिर्फ खालिस्तानी टेररिस्ट का बल्कि अल्जीरियन टेररिस्ट और दूसरे आर्म्ड जिहादी ग्रुप्स का साथ देता है। इन सभी ग्रुप्स के लिए कनाडा एक सेफ हेवन बन गया है। तो हम समझते हैं पूरी स्टोरी को, कैसे कनाडा वर्ल्ड का दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। बिल बोर, जो पहले कनाडा में लोगों के इमिग्रेशन को अप्रूव करते थे, उनका मानना है कि आज कनाडा क्रिमिनल्स और टेररिस्ट की पहली पसंद बन के रह गया है और इसके पीछे वो 2 रीजंस कोट करते हैं। नंबर 1, कनाडा की कमजोर इमिग्रेशन पॉलिसीज और दूसरा कनाडा की पॉलिटिक्स, जिसमें देखो बहुत ज्यादा लोबिंग और बहुत ज्यादा अपीजमेंट होता है। आइए अब हम इस वीडियो के पहले पहलू को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। कनाडा जिस तरह से टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बनता जा रहा है, इसके पीछे कनाडा की वीक इमिग्रेशन सिस्टम किस प्रकार से जिम्मेदार है। एग्जाम्पल से समझिए, जब कोई भी क्रिमिनल या फिर टेररिस्ट किसी दूसरे देश में टेररिज्म को स्प्रेड करके कनाडा में जाता है, तो कनाडा के इमिग्रेंट ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि आपके ऊपर तो आरोप हैं, चार्जेस हैं। तो वो क्रिमिनल कनाडा के ऑफिसर्स को बोलता है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं वो झूठे हैं और पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप बताइए, क्या कोई टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल ये बोलेगा कि मेरे ऊपर आरोप जो है वो सच्चे हैं? लेकिन कनाडा के जो इमिग्रेंट पॉलिसीज हैं वो मीनवाइल उस क्रिमिनल को और टेररिस्ट को एक रिफ्यूजी का स्टेटस दे देते हैं और इसी बीच वो कनाडा की सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज, मेडिकल पॉलिसीज, इन सब सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। इसके पीछे एक और रीजन ये भी है, कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इनएफिशिएंट है। ऑफिसर्स अक्सर रिश्वत लेके और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दबाव में आकर ऐसे लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दे देते हैं जिन पर बहुत ही ज्यादा संगीन आरोप लगे होते हैं। तीसरा रीजन, कनाडियन पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है। बाहर से आए लोगों को कई बार इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो कई बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर पाते और चूंकि इसका रिकॉर्ड पब्लिक में शेयर नहीं होता, काफी सारे रिफ्यूजी सेटलमेंट्स बिना किसी रिकॉर्ड के रहते हैं। चौथी और सबसे बड़ी वजह अंडर फंडिंग। इन्हें जितने पैसे खर्च करने चाहिए उसका ये 10% भी नहीं खर्च करते। ये अंडर फंडिंग लॉबिंग का रास्ता खोल देती है। लॉबिंग वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है। प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देती हैं ताकि या तो वो अपनी मर्जी के जो कानून हैं वो बनवा सकें या फिर मार्केट में अपनी जो डोमिनेंस है उसको बरकरार रख सकें। और तो छोड़िए, अभी कनाडा के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, इनके फादर यानी सीनियर ट्रूडो के ऊपर भी लॉबिंग और रिश्वत के इल्जाम लग चुके हैं। अब हम बात करते हैं कैसे कनाडा खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बन गया। आज के समय में देखो, कनाडा में सिख पॉपुलेशन 8 लाख के आसपास है, लेकिन उन 8 लाख लोगों में से चुनिंदा ऐसे हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। अर्ली 1990s में आते आते भारत में खालिस्तान का इशू पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन कनाडा में कुछ लोग ऐसे थे
जो इस इशू को जिंदा रखना चाहते थे। भारत ने बार बार कनाडा की सरकार को इसके बारे में बताया कि कैसे कनाडा की धरती पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं। बार बार बताए जाने के बावजूद कनाडा की सरकार ने इस इशू पर कोई एक्शन नहीं लिया। भारत की सरकार ने साल दर साल कनाडा के साथ टेररिस्ट की एक भारी भरकम लिस्ट शेयर की। जैसे कि 2018 में कनाडा के अंदर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म काफी बढ़ रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार कंसर्न्स रेज किए इस इशू के ऊपर, लेकिन कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आज जो रिश्ते इतने ज्यादा खराब हैं इंडिया और कनाडा के बीच, इसके लिए ट्रूडो की प्रो खालिस्तानी जो पॉलिसीज हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पर क्वेश्चन ये उठता है कि एक लिबरल वेस्टर्न कंट्री का दम भरने वाला कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को क्यों नहीं फिक्स कर पा रहा है, और क्या फायदा है कनाडा का खालिस्तानी टेररिस्ट को पनाह देने में। पहली बात तो ये है कि कनाडा की मेन लिबरल पार्टी को ये लगता है कि खालिस्तान के इशू को सपोर्ट करने वाले सिखों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन देखो ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। मेजॉरिटी ऑफ सिख जो हैं कनाडा में वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि वो ओपनली एक्सट्रीमिस्ट का विरोध ना करें। कनाडा की कैपिटल ओटावा में खालिस्तानी कम्युनिटी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है और कुछ सिलेक्टेड लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम का 10% खालिस्तान के लिए डोनेट करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह है कि कनाडा में अभी 20% से भी ज्यादा आबादी 65 साल से ज्यादा बुजुर्गों की है। ऐसे में कनाडा को एक यंग वर्कफोर्स की जरूरत है, जिसका इमिग्रेशन एक आसान तरीका है। जस्टिन ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से ही भारत और कनाडा के रिलेशंस हमेशा तनाव से भरे हुए हैं। आज कनाडा को सीधे सीधे पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है। यहां भी देखो असली मुद्दा आतंकवाद का ही है। ठीक जैसे पाकिस्तान टेररिज्म के मुद्दे पर तुरंत ही एक्सक्यूज देने को तैयार हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रूडो रेजिम ने भी किया। ट्रूडो ने G20 समिट में ओपनली कहा कि हम किसी भी प्रकार से वायलेंस या टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। कनाडा में तो खालिस्तानी गैंग्स ने डायरेक्टली इंडियन हाई कमीशन पर हमला किया और इंडियन हाई कमीशन के ऑफिसर्स के पोस्टर जगह जगह लहराए गए, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन कनाडा की सरकार ने इन चीजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कनाडा ऐसे ही इनएक्टिव रहा तो हमारे लिए सिर्फ कनाडा एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अब तक टेररिज्म पर पाकिस्तान की मोनोपोली थी, पर आज एक वेल्थी G7 नेशन जिसकी पर कैपिटा इनकम $55,000 है, इस रेस में शामिल हो गया है। और आतंकवाद किसी भी देश का सगा नहीं होता, वो एक दिन उसी देश को जला के राख कर देता है जो देश उसे शरण देता है। आप अपने घर के बैकयार्ड में अगर सांप पालोगे ना, तो ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो सांप पड़ोसी को काटेगा या किसी दूसरे घर को काटेगा, वो आखिरकार आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। भारत को यहां अपने अगले स्टेप्स बहुत ही सोच समझकर रखने होंगे। सबसे पहले तो देखो, हमें कैनेडियन टेरर फाइनेंसिंग रूट्स पर इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मांग करनी चाहिए। इससे कनाडा की सरकार के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आएगा और उनको मजबूर होना पड़ेगा टेरर फाइनेंसिंग पे ध्यान देने के लिए। और इसके अलावा कनाडा की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी भी ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालेगी। साथ ही देखो 2010 में हुए इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इमीडिएटली रोक देना चाहिए। जैसा कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट से जाहिर होता है, कनाडा का इंक्लिनेशन चाइना पाकिस्तान नेक्सस की तरफ थोड़ा ज्यादा है। कनाडा ने चाइना पाकिस्तान नेक्सस के साथ जहां एक तरफ आर्म्स डील साइन की, लेकिन इंडिया के साथ ये आर्म डील साइन करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि अब भारत दुनिया को एक क्लियर मैसेज भेजें कि बाकी देशों की तरह भारत अब वेस्टर्न दोगलेपन को बिल्कुल नहीं सहेगा।